शानदार कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को आपकी बुक में थर्ड चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल में दिया गया है, जबकि उसका यूज फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट हो जाता है। अब फर्स्ट चैप्टर में कहां से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट चैप्टर में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें किसका यूज होता है, रिएक्टिविटी सीरीज का यूज होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, किसे कहते हैं। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आता है एक वर्ड सीरीज। तो सीरीज का मतलब होता है अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट यहां पर किस चीज का करते हैं, मेटल्स का। तो यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, अरेंजमेंट है किसका, मेटल्स का। किसके बिहाफ पे, रिएक्टिविटी के बिहाफ पे। यानी कि जब मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के बिहाफ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, एक सीरीज है। तो फिर अब इसमें हम इसे याद रखने के लिए, रिएक्टिविटी सीरीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखने के लिए ट्रिक का यूज करेंगे। जो ट्रिक इतनी आसान है, इतनी इजी है, जिससे आपको रिएक्टिविटी सीरीज उंगलियों पर याद हो जाएगी। आपको उसको अलग से रिपीट या फिर से रटने की जरूरत नहीं है, वो आपको सिंपली माइंड में ही सेट हो जाएगी और याद हो जाएगी। तो किस तरीके से है, अब जब मैं उसे बोलूंगा तो उसके बाद आपको रिपीट भी करना है साथ में। तो वो है, कालू ने कहा, कालू ने कहा मंगू आलू जरा फीके से। कालू ने कहा मंगू आलू जरा फीके से, पर हाय क्या होगा आगे और पता नहीं। पर हाय क्या होगा आगे और पता नहीं। अब इन वर्ड्स का मतलब क्या है वो हम आगे अब समझते हैं। अब हम उस ट्रिक को समझते हैं जो हमने ट्रिक अभी याद की थी। तो ट्रिक में था कालू ने कहा, तो उस कालू का मतलब है के। कालू का मतलब क्या है, के। ने एने, कहा सीए, मंगू एमजी, आलू एल्यूमिनियम, जरा जिंक, फीके, फीके का आ गया FE, और से आ गया SN, SN यानी कि टिन। पर का आ गया PB जिसे हम लेड बोलते हैं, हाई हाइड्रोजन, क्या Cu कॉपर, होगा Hg, आगे Ag और Au, और पता नहीं का प्लेटिनम। तो इस तरीके से स्ट्रिक के माध्यम से आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, रिएक्टिविटी सीरीज की जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, वो आप बहुत इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कालू का क्या है, पोटेशियम, कैलियम बोलते हैं, कैलियम की वजह से उसका सिंबल के है। नेट्रियम का Na जो सिंबल है वो नेट्रियम की वजह से, सोडियम का, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम Mg। तो इस तरीके से हमको ये ट्रिक के माध्यम से इजीली याद हो जाएगी। अब यहाँ की कुछ वैलेंसीज हैं सभी की जो इंपॉर्टेंट है आपकी 10th क्लास के हिसाब से, जो 10th क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका यूज बार बार होता है। तो किस तरीके से हैं, पोटेशियम यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 19 है उसका वैलेंसी कितनी, +1 है। सोडियम की भी +1 है, कैल्शियम की +2 है, मैग्नीशियम की +2 है, एल्यूमिनियम +3 है, जिंक +2, आयरन का कितना है, +2 भी है और +3 भी है, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। और ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब ये होता है जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। तो यहां पर ये +2 और +3 दोनों वैलेंसी शो करता है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। टिन +2 वैलेंसी, लेड +2 है, हाइड्रोजन +1, कॉपर +1 एंड +2, मरकरी की +1 एंड +2, सिल्वर +1। गोल्ड और प्लेटिनम का रिलेटेड क्वेश्चन आपकी बुक में बिल्कुल भी कोई भी नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो इस तरीके से है। अब यहां पर जैसे कि ये आयरन हुआ, कॉपर, मरकरी, ये तीन जो हैं, तीनों की जो वैलेंसीज है वो 2 वैलेंसीज यूज हो रही हैं। तो उसके लिए कुछ तरीका याद समझते हैं कि जिससे इजीली वो याद हो सके कि +2 कहां यूज हो रही है और +3 कहां यूज हो रही है। तो आपको सिंपली याद ये रखना है कि आयरन जो है, आयरन की 2 वैलेंसीज है, एक +2 और एक +3। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है, आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, एक अस और एक एक। अब अस और एक में क्या है कि जो अस है, अस में आ रहा है आ, तो आ पहले आता है, और एक में आ रही है ई बाद में आती है। तो अस का आ पहले आता है, तो जो कम वाली वैलेंसी है उसके साथ लगेगा अस, और ज्यादा वाली वैलेंसी के साथ लगेगा एक। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो +2 वैलेंसी है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फेरस, जबकि +3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, फेरिक। ऐसे ही यहां पर कॉपर है, इसका क्या हो जाएगा, +1, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूप्रिक।
तो इस तरीके से इनकी वैलेंसीज हम याद कर सकते हैं। अब इसका यूज बहुत ज्यादा है, इसके यूज के बारे में समझते हैं कि इसका यूज कहां कहां होता है। तो इसका यूज हम करते हैं, अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। अब यहां मैंने कहा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के ऊपर आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मोर रिएक्टिव है, यानी कि हायर रिएक्टिव है देन मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के जो नीचे हैं वो उससे क्या है, लेस रिएक्टिव है। ये नीचे वाले लेस और ये हाई। ऐसे हम बात करें आयरन की, तो आयरन के ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो हाई रिएक्टिव है, जबकि आयरन के नीचे वाले क्या है, लेस रिएक्टिव। ऐसे ही यहां पर एक हमने ग्रीन में जिसे लिया, जिसे हम हाइड्रोजन कह रहे हैं, उस हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट यानी कि मेटल्स जो हैं वो हाई रिएक्टिव हैं देन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से नीचे वाले जो हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, तो सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में एक रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं रिएक्टिव मेटल प्लस एसिड, यानी कि रिएक्टिव मेटल जो है वो जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो वहां पर जो रिएक्टिव मेटल से जो मीनिंग है, रिएक्टिव मेटल का मतलब ये है कि हाइड्रोजन से जो ज्यादा यानी कि हाई रिएक्टिव मेटल है वो जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यानी कि इस चीज का रिएक्टिविटी सीरीज का आपका यूज फर्स्ट चैप्टर में भी था, सेकंड में भी था, जबकि रिएक्टिविटी सीरीज को दिया गया है थर्ड चैप्टर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस है, तो उसका समझना बहुत जरूरी है। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से ये समझेंगे कि इनको हम किस तरीके से यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और एसिड प्लस रिएक्टिव मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे कि यूजेस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज को। तो यूजेस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसके अंदर। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है वो समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक कोई एलिमेंट है, यानी एक कोई मेटल है, और बी के सॉल्ट के साथ, यानी कि BX लगा रखा है हमने, तो इसका मतलब ये है कि B का X के साथ कोई क्या है, सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट ऑफ B। जब कोई मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, BX यानी कि सॉल्ट ऑफ B के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर इस केस में अगर हम कह रहे हैं कि A इज मोर रिएक्टिव देन B, यानी सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि A जो है वो मोर रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, वो यहां से B को डिस्प्लेस कर देगा और इस जगह पे खुद आ जाएगा और यहां बन जाएगा AX, और अलग क्या हो जाएगा, B अलग हो जाएगा। तो यहां क्या हुआ, A ने क्या किया, B को डिस्प्लेस कर दिया। यानी कि जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो यहां में पता होना चाहिए कि भाई रिएक्टिव मेटल का पता कैसे चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने लिया एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 का होल थ्राइस। अब इस एल्यूमिनियम सल्फेट में हम रिएक्शन करा रहे हैं कैल्शियम की, तो हम देखेंगे, हमें ये देखना है कि कैल्शियम जो है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं। तो एल्यूमिनियम कहाँ है, ये रहा, और कैल्शियम कहाँ है, यहाँ। तो कैल्शियम ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर है, इसका मतलब कि वो मोर रिएक्टिव है। तो कैल्शियम एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कैल्शियम एल्यूमिनियम को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और खुद किससे अटैच हो जाएगा, सल्फेट से। तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वही बनेगा, और कैल्शियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4। और किसी को भी यदि केमिकल फॉर्मूला बनाने में प्रॉब्लम है तो वो हमारी जो वीडियो है केमिकल फॉर्मूला एंड पॉलीएटॉमिक एनायन, जिसके हेल्प से केमिकल फॉर्मूला हम बनाते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर के देख सकते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट आ गया और एल्यूमिनियम जो है वो क्या हो जाएगा, अलग।
ये तो हो गया एक तरह से स्केलेटल, यानी कि हम कह सकते हैं जिसका हमें ये पता चलेगा कि यही बनेगा। अब बाद में हम इसे बैलेंस कर सकते हैं, तो बैलेंस करना हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो फिर यहां से एसिड बेस एंड सॉल्ट ऐसे ही यहां पे, और इसी में अगर एक चीज और होता कि यही हम बात करते कि इस एल्यूमिनियम सल्फेट की ही हमको रिएक्शन करानी होती किसके साथ, जिंक के साथ, तो आप देखोगे कि जिंक जो है वो एल्यूमिनियम से नीचे है, तो एल्यूमिनियम से नीचे मतलब लेस रिएक्टिव, तो इसका मतलब तो क्या होगा, तो नो रिएक्शन, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जिंक यहां से एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है उसके अंदर एक फॉर्मेट है, वो ये है कि एसिड जब रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है, यानी कि एसिड जब रिएक्टिव मेटल से मतलब क्या हुआ कि जो एसिड होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल। और एसिड के अंदर एक चीज फिक्स है, जो मेटल है वो हाइड्रोजन आयन होता है। एसिड के अंदर जो मेटल होता है वो हाइड्रोजन आयन होता है, तो अगर रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है, अगर रिएक्टिव मेटल का मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन ये रहा, तो इससे ऊपर आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो उस हाइड्रोजन को वहां से डिस्प्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा और सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट बनेगा मतलब इस मेटल का इस नॉन मेटल के साथ फॉर्मूला बनेगा, केमिकल फॉर्मूला बनेगा, कंपाउंड बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या पता होना चाहिए कि रिएक्टिव मेटल क्या है, यानी कि हाइड्रोजन से ज्यादा ऊपर वाले जो है, यानी कि हाइड्रोजन से हाई रिएक्टिव जो है वही क्या है, रिएक्टिव मेटल। और वो क्या क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कहां तक है, लेड तक, यानी कि पीबी तक है। अब उनकी वैलेंसीज क्या हुई हम अभी पीछे देख चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से, जैसे हमने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हमने कराई किससे, जिंक से कराई, तो क्या बनेगा भाई, जिंक तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहां से उसे वो डिस्प्लेस करेगा, और डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन गैस H2। तो जब H2 बन गया, जब H2 हाइड्रोजन गैस, अब हाइड्रोजन गैस सिर्फ ये नहीं कि H लिखोगे, H2 हमेशा हाइड्रोजन गैस H2 के फॉर्मेट में होता है, तो यहां से क्या बनने वाला है, जिंक सल्फेट बनने वाला है। तो जिंक सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वही बनेगा, तो वो बन गया ZnSO4 जिंक सल्फेट। अब कभी कभी क्या होता है, यहां बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूज होने का मतलब है कि कंफ्यूज कभी होते ही नहीं है, मतलब कि वो यहां कुछ गलत सीखते हैं, और वो गलत ये सीखते हैं, वो ये सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ भाई, इस हाइड्रोजन को यहां से बस हटा करके यहां रख दिया है और इन दोनों को साथ में रखा है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको हम अगले एग्जांपल से समझते हैं। अगर यही होता HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता और वो रिएक्ट करता Zn से, तो क्या होता, तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इस हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस करेगा, और डिस्प्लेस करेगा तो किस फॉर्मेट में जाएगा, H2 के फॉर्मेट में, और यहां से क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वही आएगा। तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला जो हम बनाते हैं वो होता है ZnCl2। अब तो यहां तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि H2 अलग से निकला, या तो सिर्फ H है तो H निकलना चाहिए था, जबकि निकला क्या है, H2, हाइड्रोजन गैस ही हमेशा निकलेगी। तो यहां इसे बैलेंस करने के लिए आप ये कर सकते हो कि हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 तो हमने यहाँ पे 2 लगाया, और जब 2 लगा तो हाइड्रोजन भी 2 हो चुके हैं और क्लोरीन भी 2, और ये बैलेंस हो गए। तो यानी कि इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज का हमारे चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में यूज होता है, जबकि इसको दिया गया थर्ड चैप्टर में, तो आपको अभी समझना है। क्यों, कि कॉन्सेप्ट क्लियर तो सिलेबस क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली।